Good morning, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 14 of transportation engineering. That is temperature stresses in the rigid payment. Okay. So last lecture में हम लोग जो है डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट पढ़े थे, जिसमें डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट में बेसिकली टू टाइप का स्ट्रेसेस कंसिडर किया जाता है. फर्स्ट वन आपका व्हील लोड स्ट्रेसेस एंड सेकेंड आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ओके, तो व्हील लोड स्ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू द वेस्टरगार्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा जो है आपका जो सेकेंड पार्ट है आपका डिजाइनिंग का, दैट इज़ आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ओके, सो टेम्परेचर स्ट्रेसेस होता क्या है, ये डेवलप कैसे होता है या इसका इफेक्ट क्या होता है आपका, वो इस सेशन में हम देखेंगे. ओके, सो जनरली देखिए कंक्रीट जो होता है आपका, कंक्रीट पेमेंट की बात करें या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें आपका, तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपका जो उसका शेप होता है या उसकी ज्योमेट्री की बात करें, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंक्रीट की. ठीक है, सो द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, लाइक हियर टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड in cement concrete pavement due to variation in the slab temperature. This is caused by, okay, रीजन क्या है आपका, डेली वेरिएशन रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द स्लैब. फर्स्ट रीजन इसमें ये होता है आपका कि जो भी आपका डेली वेरिएशन होता है आपका टेम्परेचर में, डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द स्लैब, दैट इज नोन एज द warping stresses. And the second one is seasonal variation resulting in overall change in the slab temperature, that is known as the frictional stresses. okay, मतलब जो डेली बेसिस पे, मतलब कि डे और नाइट अगर की बात करें हम, तो आपका डे में टेम्परेचर की बात करें, अगर डे में तो आपका टॉप सरफेस जो होता है आपका वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बॉटम होता है जो लो होता है आपका. बट नाइट की बात करें आपका, तो टॉप सरफेस जो होता है वो कूल होता है एंड जो टेम्परेचर होती है आपकी वो ट्रांसफ़र होती है टू द ग्राउंड में. ठीक है, बॉटम, तो उस समय क्या होता है आपका, अगर हम इवनिंग की बात करें या नाइट की बात करें, तो आपका बॉटम जो होगा, आपका बॉटम फेस ऑफ द पेमेंट, वो आपका हीट होता है ज़्यादा कंपेयर टू द टॉप सरफेस. बट डे में टॉप आपका ज़्यादा हीट होता है. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन होता है थ्रू द पेमेंट, दैट इज़ आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस. ओके, in form of the warping stresses as well as frictional stresses. warping stresses daily variations होता है आपका, एंड फ्रिक्शनल जो होता है आपका वो सीजनल होता है. लाइक कि समर में आपका कुछ और होगा, विंटर में कुछ और होगा. तो समर और विंटर की बात अगर करें आपका, तो समर में जैसे बात करें कि अगर टॉप हीट होता है आपका, ठीक है, लेकिन अगर विंटर की बात करें आपका, तो टॉप जो होता है वो कूल होता है कंपेयर टू द बॉटम. यानी अगर डे की ही बात करें आपका, तो टॉप सरफेस जो होता है आपका विंटर में वो आपका थोड़ा कूल होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी सनलाइट जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा डिम होती है. ठीक है, मौसम ठंड होता है आपका, तो टॉप सरफेस होता है आपका वो कोल्डर होता है. लेकिन अगर हम बॉटम की बात करें, सिंस जहाँ पे एयर एंटर नहीं करती आपके, वो पोर्शन जो होता है आपका वो वार्मर होता है कंपेयर टू द टॉप सरफेस. बट अगर समर की बात करें आपका, तो सिर्फ टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है आपका, तो टॉप सरफेस जो होती है आपकी वो ज़्यादा हीट होती है कंपेयर टू द बॉटम टेम्परेचर. ठीक है, तो ये होता है आपका सीजनल वेरिएशन, दैट इज आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस. ओके, सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होती है आपकी, या वार्पिंग स्ट्रेस. ओके, तो एक बार देखिए ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ आपका, टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब इज अ कॉमन फिनोमिना वेदर इट्स डे और नाइट. ठीक है, ये कॉमन फिनोमिना है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है चाहे दिन हो या रात हो आपका. ओके, expansion and contraction of the slab is a result of the temperature difference causing geometric deformation either curling up or down. okay, मीन्स आपका देखिए जो हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन स्लैब में, वो भी यही होता है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो चीज़ आपका मेंटेन हो, मतलब उसमें क्रैकिंग ना हो आपकी. ओके, जैसे आपका ये स्लैब है सपोज. ओके, तो इफेक्ट क्या होता है कि टेम्परेचर का, जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे आपका सपोज़ कि ये मान लीजिए T1 है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपका या वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपका. सपोज ये T1 है आपका, ये T2 है. ओके, ये टॉप है आपका और ये क्या है आपका बॉटम. ओके,
तो अगर हम डे की बात करें आपका, तो ये यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा टेम्परेचर का कंपेयर टू ये, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा होता है आपका, तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन होता है, सिंस की देखिए व्हील आपका व्हीकल्स पास होती है आपकी एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है आपका, तो ये कंप्रेशन में आ जाता है। तो जब ये पोर्शन कंप्रेशन में आता है आपका, तो जो बॉटम फाइबर होता है, देखिए अगर हम सेंटर लाइन से बात करें, तो अगर ये टॉप पे कंप्रेशन हो रहा है, इट मीन्स कि जो बॉटम फाइबर होगा आपका, वो क्या होगा, टेंशन में आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेशन होती है, पहले ये आपका सपोज अगर प्लान की बात करें हम ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेरिएशन की बात यानी टेम्परेचर वेरिएशन की बात करेंगे, तो इसका शेप जो होता है थोड़ा सा कर्ल हो जाता है आपका, ठीक है, कर्ल अप और कर्ल डाउन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, इधर कर्लिंग अप और द डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वार्पिंग और द टेम्परेचर स्ट्रेस विल प्रोड्यूस इन द स्लैब व्हेन ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेशन आर कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड बाय इट्स सेल्फ वेट। क्योंकि देखिए जो आपका पेमेंट होता है आपका, वो उसको हम साइड में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, ओके। तो जो आपका रिस्ट्रेनिंग होती है टेम्परेचर वेरिएशन की, यानी टेम्परेचर वेरी कर रहा है आपका या वेरिएशन हो रहा है, तो उसमें जो एंड रिस्ट्रेंड हो रहा है वो ड्यू टू द सेल्फ वेट हो रहा है आपका। तो सेल्फ वेट की वजह से रिस्ट्रेंड होता है, तो आपका डिफॉर्मेशन होती है आपकी, कर्लिंग अप या फिर कर्लिंग डाउन होता है। अगर एंड आपका हो कि सेल्फ वेट की वजह से अगर एंड आपका रिस्ट्रेंड ना करे, तो वो क्या जाएगा, साइड में आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ओके। तो इसलिए क्या होता है कि आपका वो रिस्ट्रेन करता है एंड में, तो आपका कर्लिंग अप होता है या फिर कर्लिंग डाउन, ओके। एंड जो आपका लॉन्गिट्यूडनल में जो आपका एक्सपेंसन होता है, वो आपका एक्सपेंसन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपका जो थर्मली डिफरेंस होता है आपका, या थर्मली जो इंड्यूस होता है आपका स्ट्रेस है, वो आपका फुलफिल हो जाए, ओके। सो मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस इज ऑब्जर्व एट द, अच्छा हाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आपका, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस इज ऑब्जर्व एट द इंटीरियर ऑफ द स्लैब देन टूवर्ड इट्स एज, सिंस द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्लैब इज मोर रिस्ट्रेन अगेंस्ट कर्लिंग देन द एज, ठीक। एज में क्या होगा आपका, एज पे जो पोर्शन होगा आपका, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सपोज मान लीजिए पेमेंट की विड्थ जो है आपकी वो ये है आपका, ठीक है। सपोज ये विड्थ जो है आपकी वो सिंगल लेन है 3.5 मीटर, ओके। तो अब देखिए जो टेम्परेचर का वेरिएशन आपका यहाँ सेंटर पे होगा आपका, ओके, जो यहाँ सेंटर पे होगा आपका, तो इस टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से आपकी जो कर्लिंग होगी आपकी, ठीक है, वो यहाँ पे कम होगी, क्योंकि जो वेट होगा आपका वो यहाँ पे, उसमें क्या करेगा, वार्पिंग इंटीरियर ऑफ द स्लैब टुवर्ड्स एस, यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे रिस्ट्रेंट कर, एंड पे रिस्ट्रेंट कर, तो ये आसपास रिस्ट्रेंट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा होगा आपका कर्लिंग, ठीक। लेकिन अगर एज की बात करें, यहाँ पे स्ट्रेस है, तो ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा ईजिली, एज पे है आपका, यहाँ पे सेल्फ वेट की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट नहीं होगा, तो यहाँ से कर्लिंग नहीं होती आपकी उतनी, ओके, जो मेन होता है आपका। तो दैट इज द मैक्सिमम वार्पिंग स्ट्रेस ऑब्जर्व एट द इंटीरियर ऑफ द स्लैब। अब देखिए यहाँ पे फिगर है आपका, यहाँ पे क्लियर समझा देता हूँ आपका। डे टाइम की बात करें आपका, ये है आपका वार्पिंग स्ट्रेस इन द कंक्रीट स्लैब व्हेन कर्लिंग इज रिस्ट्रेन एट डिफरेंट टाइम्स। अब देखिए डे की बात करें अगर आपको, ठीक है, डे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ये स्लैब है एक्चुअल में स्लैब कैसा होगा आपका, परफेक्टली अगर हम प्लान की बात करें तो ऐसे रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक है, टॉप पे टेम्परेचर सपोज T1 डिग्री सेल्सियस है आपका, बॉटम पे T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब डे टाइम में आपका टॉप पोर्शन जो होगा वो हीट होगा आपका, यानी कि यहाँ पे पोर्शन क्या होगा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ओके। तो जब T1 इज़ ग्रेटर देन T2 होगा आपका, तो टॉप पे आपका कंप्रेशन होगा, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है आपका, तो वो कंप्रेशन में आएगा सेल्फ वेट की वजह से। तो जब वो कंप्रेस करेगा, तो जो बीच का इंटीरियर जो पोर्शन होगा अंदर का, वो क्या हो जाएगा, कर्ल डाउन हो जाएगा आपका, ओके, स्लैब कर्ल डाउन। टेंसाइल होगा बॉटम पे आपका, जब टॉप पे आपका टेंसाइल कंप्रेशन हो रहा है, भाई देखिए ये आपका है, ये ऐसे होता है आपका फाइबर, ये ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका कंप्रेशन है, तो आपका तो बॉटम पे टेंशन हो जाएगा आपका। आई थिंक आरसीसी में ये आपको बेटर पढ़ाया गया होगा आपका, बेटर वैसे क्लियर। सेकंड की बात करें, नाइट की बात करें। अब देखिए नाइट में क्या होता है आपका, जो टेम्परेचर होता है एक्चुअल में
वो कूल होता है। तो कूल होने का मतलब है कि वो आपका ट्रांसफ़र करता है बॉटम पे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि टॉप में टेम्परेचर जो T1 है आपका, वो आपका कम होता है यहाँ पे, T1 इज लेस देन T2, क्योंकि वो टेम्परेचर आपका ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो चुका होता है आपका, ठीक है। तो वो भी कूल होने में टाइम लगता है। तो एक टाइम ऐसा रहता है आपका कि बॉटम का टेम्परेचर कंपेयर टू द टॉप ज़्यादा होता है आपका। तो ऐसे केस में चूँकि बॉटम पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा एट द बॉटम। तो जब बॉटम में कंप्रेसिव होगा टॉप फाइबर पे, फिर टेंसाइल होगा टॉप पे, ठीक है। और ये केस अराइज कब होगा? जब व्हेन T1 इज लेस देन T2 एंड स्लैब इज कर्ल्ड अप। इसमें क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आपका कर्लिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पेमेंट ऐसे छोड़ दे रहा है एंड पे, ठीक है। तो कर्लिंग जो हो रही है आपकी ऐसे हो रही है, इस तरह से हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रही थी आपकी, जो ये फर्स्ट वन है आपका डे की बात करें तो वो आपका ऐसे था। ओके, क्लियर है आपका, ठीक। ये है आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, ठीक है। अब इसमें देखिए समर की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो समर में मिड डे की बात करें अगर, मिड डे में आपका क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर द एज जो होता है आपका, वो आपका सिग्मा ई प्लस सिग्मा टी माइनस सिग्मा एफ। ओके, मतलब जो फ्रिक्शन हुआ था वो था आपका स्ट्रेसेस, फ्रिक्शन से वो रिलीज हो जाता है, एंड टेम्परेचर की वजह से और एज की वजह से जो स्ट्रेसेस होता है वो दोनों आपका सम हो जाता है, ठीक है। विंटर की बात करें आपका, तो विंटर में क्या होता है आपका बॉटम का, तो वो उसमें ऐड हो जाता है आपका, क्योंकि बॉटम पे विंटर में क्या होता है, बॉटम आपका टेम्परेचर जो होता है आपका वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होती है वो भी उसमें इंक्लूड रहती है आपकी, तो वो चीज़ यहाँ प्लस में हो जाती है आपकी, ठीक है। मिड नाइट की बात करें आपका, तो उसमें एफ़ का फंक्शन नहीं होता ज़्यादा आपका, तो सिग्मा सी एंड सिग्मा टी सी होता है आपका क्रिटिकली, ठीक है, सिग्मा क्रिटिकल। ओके, सिग्मा मतलब स्ट्रेसेस, ठीक। इस पिक की बात करूँ अगर आपको, आई थिंक ये पिक क्लियर दिख रहा होगा आपको। वही आपका देखिए इसमें लोड भी बताया गया है आपका, कि सपोज़ कि ये लोड है आपका। अब देखिए ये स्लैब है आपका, ठीक है। व्हेन T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब टॉप फाइबर जब आपका, यानी टॉप आपका टॉप सरफेस ऑफ द पेमेंट है आपका वो ग्रेटर है आपका कंपेयर टू द बॉटम के, इनर के, ठीक है, बॉटम के। तो टॉप पे कंप्रेशन हो रहा है लोड की वजह से, एंड कर्लिंग जो हो रही है आपकी वो किस साइड में हो रही है आपकी, ठीक है, डाउन में। और यहाँ पे कर्लिंग है पूरा सेम, वही मतलब जो चीज़ आपको बैक साइड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही है आपका। ओके, सो इसको मैं उसको उसी पोजीशन में लेके आ जाता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है आपका वार्पिंग स्ट्रेसेस। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्चुअल में, देखिए वार्पिंग स्ट्रेसेस आपका ये थ्योरी दिया था आपका 1926 में बाय द वेस्टरगार्ड्स, ठीक। लेकिन ब्रॉडबेरी ने इसको रिवाइज किया था 1938 में, ठीक। तो इसमें ये इफेक्ट जो है आपका वो इंटीरियर पे है, एज पे है एंड कॉर्नर पे है। जैसा कि लोड स्ट्रेस का, जो लोड का स्ट्रेस होता है, लोड स्ट्रेस जो होती है उसका इफेक्ट जो होता है इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर पे, सेम वही यहाँ पे भी आपका स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर, ठीक है। बट यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, वहाँ पे लोड का था, व्हील लोड का था, तो वहाँ पे पी कंसिडर करते थे। यहाँ पे आपका टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे ई, स्मॉल ई एंड टी आ रहा है। स्मॉल ई है जो आपका वो कोफिशिएंट है आपका, टी जो है आपका वो टेम्परेचर वेरिएशन है टॉप एंड बॉटम का। ओके, सो फर्स्ट में देखिए स्ट्रेस एट द इंटीरियर की बात करें, फार्मूला जो है एस टी आई, स्ट्रेस एट द इंटीरियर। ओके, स्ट्रेस एट द इंटीरियर एस टी आई, ई कैपिटल ई है आपका, स्मॉल ई टी अपान 2 सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे स्ट्रेस की बात कर लें, अगर एज की बात कर लें आपका, तो एस टी सी एक्स ई टी अपान 2, या फिर एस टी सी वाई ई टी अपान 2। अब देखिए सी एक्स जो सी वाई है आपका, सी एक्स जो होता है आपका वो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है व्हीकल की या फिर ट्रैफिक की, ठीक है, उसकी लेंथ ली जाती है आपकी सी एक्स। एंड सी वाई जो लिया जाता है आपका, एक्चुअल में सी एक्स जो होता है आपका वो एल अपान स्मॉल एल होता है, एंड सी वाई जो होता है वो बी अपान स्मॉल एल होता है आपका, ठीक है। तो एल जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ऑफ द पेमेंट। ओके,
इसलिए देखिए इसमें दोनों डायरेक्शन से शो किया गया आपका एक्स डायरेक्शन, क्योंकि देखिए एज की बात हो रही है, तो एज में अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, एंड अगर आपका ट्रांसवर्स में है तो आपका सी वाई के फॉर्म में रह रहे हैं। तो दोनों अलग अलग है, दोनों आपका एक्स में या फिर वाई में, ये अलग अलग आपका दिया हुआ इसलिए, ठीक है। एंड सी वाई जो होगा आपका वो बी के फॉर्म में, यानी विड्थ ऑफ द पेमेंट, ठीक। अभी नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ मैं डिटेल में और क्या क्या है आपका। एंड कॉर्नर की बात करें एस टी सी आपका, तो ई टी अपॉन 3 1 3, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू एंड अंडर रूट ए बाई एल, ओके। वेयर ई आपका आई थिंक वो जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सीमेंट कंक्रीट कितना होता है आपका। देखिए ये कभी क्वेश्चन में दिया भी रहता है, बट अगर नहीं दिया आपका तो 3.0 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिया जाता है आपका, ओके। ई जो है आपका वो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आप याद कर लीजिए एक बार, ये होता है आपका 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ओके। ये वैल्यू याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया होगा आपको, बट अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट या तो सॉल्व करना होगा, मे भी हो सकता है न्यूमेरिकल में गिवन रहे, अगर नहीं गिवन रहता है तो आपको ये लेना है, तो ये याद रखना है 10 इंटू 10⁻⁻6, ओके। टी जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्लैब इन द डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका गिवन रहेगा टी स्मॉल टी, ठीक है। म्यू पॉइजन रेशियो ऑफ द कंक्रीट ये भी आपका गिवन है, तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कंक्रीट का आपको पता ही है कि 0.15 होता है आपका, ठीक है। सी एक्स जो है आपका वो कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है L/L इन डिजायर डायरेक्शन, डिजायर डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, तो वो हमारा जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल करते हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडनल ही कंसीडर किया जाता है, सो L/L, ठीक है। स्मॉल l जो है वो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है, सॉरी जो रिलेटिव स्टिफनेस हम लोग लास्ट में पढ़े थे आपका क्या था, EH3/12, एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज करा दूँ आपको, वो चीज़ क्या था आपका EH3/12 के ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर का पावर 1/4, ये फॉर्मूला था, हाँ ठीक है ये था, ठीक, ओके। सो सी एक्स एंड सी वाई जो होगा आपका वो कोफिशिएंट बेस्ड, ठीक है, ब्रॉडबेरी कोफिशिएंट बेस्ड ऑन B/L, अब B यहाँ पे विड्थ है, ठीक है, इन द राइट एंगल टू द डिजायर्ड डायरेक्शन। अब वही है कि अगर आपका ये डिजायर्ड डायरेक्शन है, ये राइट एंगल है, तो ये हमारा विड्थ ही होगा, ये अगर आपका डिजायर्ड डायरेक्शन है एंड उसके राइट एंगल पे, तो मतलब कि ट्रांसवर्स में हम जो ले रहे हैं विड्थ, ओके। सो यहाँ पे बी एंगल डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों ये रिकमेंडेशन जो है आपका वो IRC 58/2000, देखिए आपका जो रिजिड पेमेंट डिजाइन है उसमें IRC का जो कोड आपका वो इंडियन रोड कांग्रेस वो 58 है, IRC 58/2002, ठीक है। L जो है आपका लेंथ ऑफ द स्लैब इन मीटर, B विड्थ ऑफ द स्लैब इन मीटर। अब देखिए इधर इस डायरेक्शन में लेंगे तो हम L और इस डायरेक्शन में लेंगे तो B, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, ओके, मतलब जो दो केसेस था आपका टेम्परेचर स्ट्रेस में, ड्यू टू द डेली वेरिएशन दैट इज वार्पिंग स्ट्रेसेस एंड ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन दैट इज आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो फ्रिक्शनल देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए स्लैब मूवमेंट आर रिस्ट्रेन्ड बाय इट्स सेल्फ वेट caused by the intersurface frictional force between the slab and the supportive layers, यानी कि सब, ठीक है। अब देखिए वो एक तरह से उसी का रीजन लिखा हुआ है कि आपका सेल्फ वेट की वजह से वो रिस्ट्रेंट क्यों करता है, तो आपका वो फ्रिक्शन की वजह से करता है आपका, क्योंकि देखिए अगर ये आपका सपोज़ कि ये टॉप सरफेस है एंड ये आपका ग्राउंड है, ओके, तो अगर ये पोर्शन आपका एक्सपेंड करेगा आपका टेम्परेचर की वजह से इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा, तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन जो होगी वो क्या करेगी, इसको रिस्ट्रेन करेगी ऐसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही रिस्ट्रेन कर रही है उसको, जिसकी वजह से ये क्या होती है आपकी कर्लिंग अप होती है या फिर कर्लिंग डाउन होती है आपकी, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका कैसे। तो वही लिखा हुआ है आपका कि इंटर सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्लैब एंड द सपोर्टिव लेयर सब बेस लेयर। अब सपोर्टिंग लेयर देखिए आपका टॉप से बात करें अगर आपका, तो टॉप सरफेस होता है, देन उसके बाद बेस, सब बेस और सॉइल सब गियर, ठीक है। तो आपका
सब बेस अगर लेयर है तो आपका मतलब या तो सब बेस लेयर है या तो बेस लेयर है, जो भी आपको जो उसको रिस्ट्रेन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ इसमें, व्हेन द स्लैब कॉन्ट्रैक्ट इट्स मूवमेंट आर रिस्ट्रेन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, ठीक है। अब ये चीज़ मैं दिखा दूँ इमेज में आपका, ठीक है, ये क्लियर आपको दिखेगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, तो यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब सपोज कि ये आपका रोड विड्थ है, ये रेड कलर दिखेगा आपको, ये आपका रोड विड्थ है एंड ये लेंथ है आपकी, ओके, बी एंड एल यहाँ लिखा हुआ है। तो अब सपोज कि ये सेंटर लाइन है आपका विड्थ, एक कोई सेगमेंट हमने ले लिया आपका, सपोज मान लीजिए वो 10 मीटर 15 मीटर या फिर एक्स मीटर या एल मीटर आपका, ठीक है। तो जो आपका सेंटर लाइन होगा वो L/2 पे आपका विड्थ भी है, ठीक है। ये आपका टॉप प्लान क्या है आपका, ठीक है। अब अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन देखें, इसका क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन देखें आपका, तो ये थिकनेस दिख रही होगी आपकी H, इतना पोर्शन, इतना H, ठीक है। बाकी ये आपका है सब बेस पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब बेस भूल जाइए आप, बस इतना देखिए जहाँ पे स्लैब है आपका, एक्चुअल में देखिए ये स्लैब है आपका, ठीक। अब इस हाफ से इधर की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि इधर का पोर्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इधर से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेगा जो हम दो साइड से पुश करें, ओके। तो ये सपोज कि इस डायरेक्शन से पुश हो रही है और ये इस डायरेक्शन से पुश हो रही है, ठीक। तो जब ये इधर से पुश करेगा तो जो सॉइल से अपग्रेड होगा, ओके, या जो सब बेस लेयर होगी या जिस पे वो रिस्ट्रेन कर रहा होगा आपका, वो क्या होगा, उसके अपोजिट में वर्क करेगा, ऐसे वर्क करेगा। यही होता है ना आपका, रिस्ट्रेन कैसे करेगा, जब ये इधर से जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा होगा आपका इस डायरेक्शन में, क्लियर। इस हाफ की बात करें तो ये इधर से एक्ट कर रहा है तो इधर से रिस्ट्रेन कर रहा होगा आपका, ठीक। तो यही रिस्ट्रेन करता है आपका एक्चुअल में, दैट इज यही आपका होता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका, उसका कैलकुलेट करने का जो मेथड है आपका वो ये है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, सॉरी मतलब फोर्स के बाद जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होती है, ठीक है, वो होती है आपकी SF से डिनोट करते हैं हम आपका, इज इक्वल टू WLF/2 × 10⁴। अब देखिए इसमें 2 × 10⁴ जो एक्चुअल में वो इसके यूनिट कन्वर्जन की वजह से है आपका, ओके। इससे W यूनिट वेट, SF क्या है आपका, यूनिट स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सीमेंट कॉन्क्रीट इन kg/cm², ओके। एंड W क्या है, यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट अबाउट 2400 kg/cm², नहीं पर सेंटीमीटर नहीं होगा आपका, ये पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका 2400 kg कॉन्क्रीट नहीं आ सकता आपका। आई थिंक डेंसिटी आपको पता है कि प्लेन कॉन्क्रीट की जो होती है वो 24 kg होती है, 2400 kg पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, नॉट स्क्वायर, ओके। डेंसिटी की बात करें, ठीक है। अच्छा ये यूनिट वेट है आपका, ओके। एंड L लेंथ ऑफ द स्लैब इन मीटर एंड B विड्थ ऑफ द स्लैब इन मीटर। F जो है आपका वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आई थिंक, हाँ नहीं मेंशन है यहाँ पे। F जो होता है आपका वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है आपका ऑफ सबग्रेड, ओके, या जिस पे वो रेस्ट करेगा आपका सबग्रेड, ठीक। एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा 1.5, ओके। स्मॉल f की वैल्यू होती है कितनी, 1.5। सो ये क्लियर हुआ आपका। हाँ ये फार्मूला यहाँ भी लिखा हुआ, बॉटम पे लिखा हुआ, एक्चुअली ये चीज़ हाइड थी, ठीक है, कोई नहीं, कोई बस नेक्स्ट में बता दे रहे हैं हमको। ओके क्लियर हुआ कि ये कैसे हुआ है आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट फार्मूला क्लियर है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द वार्पिंग स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन इन 25 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट विथ ट्रांसफर ज्वाइंट एट 9 मीटर इंटरवल। अब देखिए ट्रांसफर ज्वाइंट दिया हुआ है आपका, ट्रांसफर ज्वाइंट मतलब एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा,
तो 9 मीटर के इंटरवल पे है, इट मीन्स कि लेंथ दी हुई है, यानी एल की वैल्यू दी हुई है 9 मीटर। ओके, एंड द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स एट 3.6 मीटर इंटरवल। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स कौन सा होता है आपका, जैसे ये पेमेंट है आपका, तो ये जो जॉइंट होता है आपका वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ठीक है। तो वो कितने इंटरवल पे दिया हुआ है आपका, वो 3.6 मीटर पे, यानी कि विड्थ ऑफ द पेमेंट दिया हुआ है बी। ओके, द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज 6.9 kg/cm। अब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यानी के की वैल्यू दी हुई है आपकी। ओके, एज्यूम द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ फॉर डे कंडीशन टू बी 0.6 डिग्री पर सेंटीमीटर ऑफ द स्लैब थिकनेस। मतलब जो टेम्परेचर वेरिएशन दिया हुआ है आपका, डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि स्मॉल टी, वो कितना दिया हुआ है आपका 0.6 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द स्लैब। एज्यूम रेडियस ऑफ द लोडेड एरिया, यानी ए की वैल्यू दी हुई है आपकी, ये ए है आपका, सेंटीमीटर फॉर कंप्यूटिंग वार्पिंग स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर में ही जब हम फाइंड करेंगे आपका तो वहाँ पे ए की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज बाकी इंटीरियर पे एंड एज पे ए का फंक्शन नहीं है आपका, ठीक है। कॉर्नर पे आता है आपका वो। ई दिया हुआ है आपका, कैपिटल ई दिया हुआ है, यानी कि आपका क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट 3 × 10⁵। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × 10⁵, तो यही लेके चलेंगे, ठीक है। ई की वैल्यू जो दी हुई है आपकी स्मॉल ई 10 × 10⁻⁶, ये भी आपका गिवन। अगर ये गिवन ना होता, अभी हमने पीछे बताया आपको, अगर ये गिवन नहीं होगा तो 10 × 10⁻⁶ लिया जाएगा आपका, एंड म्यू 0.15, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग उसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है, किसी से भी सॉल्व हो जाता है, तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन जरूर भेजिएगा, ठीक है, कि ये आ रहा है, मैं आंसर उसमें बताऊंगा कि ये सही है या गलत, जो भी है, ठीक। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बट अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करें सॉल्व कर दें तो फिर अच्छा लगेगा मुझे। ओके, एंड इस बेस पे आपका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले नेक्स्ट लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल करेंगे एंड उसके बाद उस सेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो देन आपका डिजाइन ऑफ द रिएट पेमेंट बस यहीं तक होगा आपका। उसके बाद आपका बस इसमें जॉइंट्स पढ़ने हैं हमें, फिर हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट पे आ जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। एक्चुअल में ये लेक्चर आपका कल का था, लेकिन कल हो नहीं पाया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसलिए आज मैं इसको जो है आपका जो टाइम टेबल है उसके पहले ही मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ आपका, ठीक है। एंड इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मेल, व्हाट्सएप और डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।